हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी बात कर रहे हैं गोस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन 6 एप्लीकेशन अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अपने पास कैसा स्फीयर आज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे इसको आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मानो, ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर से क्या है पूरा सॉलिड भरा हुआ है। अगर इसके अंदर अपने कैसा स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ऐसा इसके अंदर मान लो, इसके अंदर कोई भी चार्ज दिया, मान लो इसको आप क्या मानो चार्ज मानो। जैसे मैंने इसकी सरफेस पे चार्ज दिया तो ये जो चार्ज होगा इसके वॉल्यूम में कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अपने को क्या निकालना है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही 3 पॉइंट। जब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उससे आउटसाइड मतलब किसी बाहर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सरफेस पे और उसके इनर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा अपना थ्योरेटिकल पार्ट पे देखते हैं। तो द चार्ज गिवन टू एज इंसुलेटेड स्फीयर रिमेन एट द सेम पोजीशन वेयर द चार्ज वाज सप्लाइड। मतलब अपने जिस सरफेस पे चार्ज को सप्लाई किया है तो वो उसके जिस पोजीशन पे गया उसी मतलब सरफेस पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, देखो इफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस आर है, मेरे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, मान लो जैसे ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस मान ली मेरे पास कितनी है, कैपिटल आर है, और इसको मैंने कितना चार्ज दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज इसको चार्ज किया है, रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन इट्स वॉल्यूम। मतलब दोबारा बता देता हूं, ये मेरे पास क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, स्मॉल क्यू चार्ज दिया, तो वो क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बात करें इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा, तो उसको बोलते हैं अपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टोटल आवेश अपॉन में कितना, टोटल वॉल्यूम वी। ठीक है, तो देखो रो इक्वल्स टू चार्ज कितना था, क्यू। अब जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या गया, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं अपने आगे, देखो let the intensity of electric field at a point P located at a distance small r। कोई P पॉइंट है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। वो P पॉइंट क्या हो सकता है, उस जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उससे बाहर भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड पे भी हो सकता है, उसके सरफेस पे भी हो सकता है, उसके इनर पार्ट पे भी। तीनों कंडीशन के अंदर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन द पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इससे कोई आउटसाइड मैंने बाहर, इस जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इससे बाहर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, जहां मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये देखो जो मैंने बना रखा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर थी अपने पास, और सेंटर क्या ले लिया, ओ, और इसके अंदर मैंने जो भी चार्ज दिया था सारा इसके वॉल्यूम में कंटिन्यूस रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके सेंटर से मैंने इस स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट P ले लिया, जिस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और किस फॉर्मूले से, गाउस लॉ से। तो गाउस लॉ क्या कहता है कि अपने पास सरफेस कैसा होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्मॉल आर डिस्टेंस का क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो ये जो मैंने बात डॉटेड से बना रखा है, ये अपने पास क्लोज, मैंने एज्यूम किया है कोई इमेजिनरी क्या है, गॉसियन सरफेस है, और जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अपनी गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो देखो छोटा सा पार्ट लिया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, इसको मैंने क्या किया, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस मान लिया। तो इस पे देखो ये मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, यहाँ पे मान लो जिसका एरिया कितना है, ds, टोटल इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, s है, इस छोटे से पार्ट का कितना हो जाएगा, ds। तो इस ds जो एलिमेंट है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, स्मॉल है तो d आ जाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, वो सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर है। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब छोटे से पार्ट के लिए मिल गया, तो पूरे के लिए अपने निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखो, टू अप्लाई गॉस लॉ द लेट कंसीडर ए गॉसियन सरफेस
passing through external point P which is situated at a distance of r from center। ठीक है, now consider area element ds and the flux passing through area element। उस area element से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो अपने को पता है कितना E डॉट ds। कंप्लीट का निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और ये क्या होता है, गॉस लॉ किसके इक्वल होता है, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना है q, तो समेशन q की वैल्यू कितनी होगी, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटाया तो क्या गया, कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि E और जो ds वेक्टर है वो दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो थीटा कितना हो गया, 0। तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी, कोस 0 इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू होगी 1, E क्या था कांस्टेंट, तो मैंने बाहर निकाल लिया। और ds, अब देखो ये ds कहां लिया अपनों ने, किस सरफेस पे लिया, गॉसियन सरफेस पे लिया है। किस सरफेस पे लिया, ds गॉसियन सरफेस पे लिया, तो ds का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो गया, s q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करते हैं, तो देखो E डॉट s गॉसियन किस सरफेस पे था, गॉसियन सरफेस पे था, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो अपना ये वाला देखो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। और अंदर वाले अगर इस एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके सरफेस एरिया की बात करें तो अपने को बात किसकी करनी है, गॉसियन सरफेस एरिया की बात करनी है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दी, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर q के अपॉन में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या देखो 4 पाई एप्सिलॉन को एक साथ लिख लिया, आर स्क्वायर को मैंने बाद में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, k हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास, k q अपॉन में आर स्क्वायर। ओ मतलब यहाँ पे आउटसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपने को, k q अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करूं तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। आर कैप क्या होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। एक बात और देखो, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन भी याद रखनी है और ये वाला पार्ट भी अपने को याद रखना है। ये वाला पार्ट आप जैसे इक्वेशन 2 मिली है ना, इसके बाद में करना, उसके बाद आपको वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करना है। पहले आप क्या लिखो, इसको यहां पे पुट करोगे, उसके बाद आप वेक्टर फॉर्म में कर देना। तो अपने को पता E इक्वल टू कितना मिल गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अगर क्यू की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, क्यू की वैल्यू यहां पे पुट करूं, तो क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूं, अपने को बताइए। देखो पहले सबसे पहले अपनों ने यहां बात की थी रो इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू में 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, क्यू की रो इंटू में 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। के की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी रख दी, रो इंटू में 4 पाई आर क्यूब, 3 डॉट में आर स्क्वायर। देखो 4 अपॉन 3 नीचे आ गया, डॉट में आर स्क्वायर वैसे का, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग लिख लिया, आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपनी बात करते हैं, एक बात और देखते हैं। देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जैसे जैसे आर की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे ये पी पॉइंट है, मतलब ये आर की पी पॉइंट जैसे जैसे इस सरफेस से दूर होता जाएगा, मतलब दूर जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे ये पी पॉइंट इस सरफेस के पास आता जाएगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बात समझ आई, आर की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू डिक्रीज तो ई की वैल्यू इंक्रीज, अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो ई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये था अपने पास फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या, व्हेन पी पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। पी पॉइंट कहां ले, इसके सरफेस पे लें। अगर अपने इस पी पॉइंट अपने कहां ले लें, इसके सरफेस पे, मतलब यहां लें तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल, मतलब ये की डिस्टेंस किसकी होगी, स्मॉल आर की होगी, और ये क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपने क्या करें, कीपिंग स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर की स्क्वायर। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। सिमिलरली बात करें इक्वेशन 3 की, इक्वेशन 3 में अगर स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर पुट कर दूं, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर। तो क्या आ गया, क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर। इसको वेक्टर रूप में डिनोट करें तो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर
आर कैप। तो अपने पास इस इक्वेशन में भी आर इक्वल्स टू आर रख दिया और एक इक्वेशन में भी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट आ गए, एक तो पॉइंट आ गया उसके आउटसाइड पे, एक आ गया इसके सरफेस पे। जो तीसरा पॉइंट आएगा वो कहेगा इसके इनर पार्ट के अंदर। तो बात करते हैं व्हेन पी पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। मान लीजिए मेरे पास कोई कैपिटल आर रेडियस का क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी कैपिटल आर से क्या होगी, कम होगी। तो मैंने अंदर क्या बना लिया, इसके गॉसियन सरफेस बना लिया पी पॉइंट तक, मतलब स्मॉल आर रेडियस का क्या करा लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो ये क्या करे, वही बात सेम, अगर इस स्मॉल पार्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो इस स्मॉल पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, और जो एरिया एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एक बात और देखो, अपने को क्या निकालना, इस स्मॉल आर रेडियस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो एक बात ध्यान दे, अपने ने जो कैपिटल आर रेडियस का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उस पे मैंने चार्ज कितना दिया था, क्यू दिया था। पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू। जो इस स्मॉल आर का गॉसियन सरफेस बने, स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बने, इस पर चार्ज कितना होगा, देखो पूरा चार्ज क्यू है, तो क्यू से तो क्या होगा, कम होगा, क्यू तो नहीं लिख सकते ना। तो वो मान लिया मैंने कितना है, क्यू डैश है। जो इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर चार्ज कितना माना मैंने, क्यू डैश। अपने को तो स्मॉल आर रेडियस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो निकालना है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखते हैं, तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लोकेटेड ऑन द गॉसियन सरफेस, बना लिया आर रेडियस का, इज ड्यू टू द चार्ज क्यू डैश। सपोज माना है, देखो वैसे कितना क्यू चार्ज था पूरे पे, और मैंने मान लिया स्मॉल आर जो गॉसियन सरफेस है अपना, उस पर चार्ज कितना है, क्यू डैश। सपोज लोकेटेड इन क्लोज इनसाइड द स्फीयर, सो दे बाउंडेड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अपने को देखो, अपने को पता है जो स्मॉल आर रेडियस का मैंने गॉसियन सरफेस माना है, उसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश है। कितना चार्ज है, क्यू डैश है। तो जो स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन स्फीयर है उसके पर यूनिट एरिया वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, उसको क्या क्या बोलते हैं अपने, क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू में वी डैश। मतलब पर यूनिट पे निकालते तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितने पे निकालना है, इस स्मॉल आर रेडियस पे कितना चार्ज है, क्यू डैश। अब देखो टोटल वॉल्यूम वी है, तो इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम मान लिया मैंने कितना है, वी डैश। तो यहां पे जो क्यू डैश की वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकता हूं, रो इंटू में वी डैश लिख सकता हूं। उसके पर यूनिट पर चार्ज कितना आएगा, क्यू डैश इक्वल्स टू, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसके स्मॉल आर रेडियस के अंदर, क्यू डैश इक्वल्स टू रो इंटू में वी डैश। ठीक है, तो क्यू डैश इक्वल्स टू रो इंटू में, तो वी डैश मतलब इस स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम कितना हो जाए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटे वाले गॉसियन सरफेस का निकालना है। अब रो की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो जो अपना गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। तो अपने को पता लग गया अगर टोटल चार्ज क्यू है तो इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर चार्ज कितना होगा, क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। अब लगाएंगे अपने गॉस लॉ। तो पहले छोटे से पार्ट का निकालिए कितना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर पूरे स्मॉल आर रेडियस के अंदर जो स्फीयर है अपने, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, उसके लिए अपने क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है। समेशन क्यू के अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश, मतलब स्मॉल आर रेडियस के अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एंगल कितना था, 0 डिग्री, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। और क्यू डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब और एप्सिलॉन नोट, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना रहेगा, ई डी एस, ई डी एस वही आ गया, क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नोट। अब देखो जो डी एस कहाँ लिया था, देखो जो डी एस कहाँ लिया अपनों ने, गॉसियन सरफेस पे, तो एस कौन सा हो जाएगा, गॉसियन। ठीक है, क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो अब आगे देखो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आ गया, तो कितना ऊपर देखो कितना है, क्यू आर क्यूब, वैसे का वैसा रख दिया क्यू आर क्यूब। नीचे कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, और पहले कितना था आर क्यूब एप्सिलॉन नोट, वैसे का वैसा। देखो ऊपर आर की पावर 3 है, नीचे आर का स्क्वायर, तो ऊपर कितना रह गया, क्यू आर रह गया। देखो 4 पाई एप्सिलॉन को मैंने एक साथ लिख लिया इनटू में क्यू आर और आर क्यूब, वैसे का वैसा। तो ये आ गया किसी इनर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ई एन मतलब इनर पार्ट्स। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं अपने वेक्टर फॉर्म के अंदर के क्यू आर क्यूब डॉट में आर क्यूब। आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जो क्या बताएगा, जो इनर पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने, ये तो क्या गया किसी इनर पार्ट के अंदर आ गया। अगर पूछे अपने सेंटर पर कितना होगा, मतलब इस सेंटर पॉइंट ओ है, ये जो सेंटर पॉइंट ओ है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर सेंटर पॉइंट ओ पे बात करें तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। मतलब पी पॉइंट कहां आ जाएगा? सेंटर पे ही आ जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो अपने को पता है आर की वैल्यू कितनी होगी? 0। वो वैल्यू कहां रख दें? इक्वेशन 6 में। तो ई सी मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू, देखो के क्यू आर क्यू, वैसे का स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 0। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है? 0 होता है अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। अब बात करते हैं ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। तो मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस और, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर पे। सेंटर पे अगर आर की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपने को पता? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था? 0 मिला था अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब कहां तक? जब तक क्या बना हो जाए कैपिटल आर के इक्वल में ना आ जाए। तो उससे पहले वो कहां रहेगा? उसके इनर पार्ट के अंदर। तो इनर पार्ट के अंदर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिली थी वो क्या थी? स्मॉल आर के क्या प्रोपोर्शनल टू है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। तो जैसे देखो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहां तक बढ़ेगा? जब आर इक्वल टू क्या ना हो जाए? आर तक इक्वल। तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कहां मिलेगी? वो सरफेस पे मिलेगी। और सरफेस के बाद जैसे जैसे आर पॉइंट दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू है इनवर्सली। तो ये क्या हो गया अपने पास? कम होता हुआ आ रहा है। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। तो अपनों ने 6 एप्लीकेशन पढ़ ली गॉस लॉ की। तो याद रखना ये जो 6 एप्लीकेशन पढ़ी है, फर्स्ट क्या आती है अपने पास? किसी लाइन चार्ज के कारण। सेकंड क्या थी? नॉन कंडक्टिंग शीट। थर्ड क्या थी? कंडक्टिंग शीट थी। और फोर्थ कौन सी थी? कोई चार्ज स्फीयर सेल था। और फिफ्थ क्या थी? कोई कंडक्टिंग स्फीयर। और 6 क्या आ गई? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि डिफाइन गॉस लॉ। तो सबसे पहले अपने को गॉस लॉ डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्वेश्चन कोई भी दे सकता है कि जैसे बोल दिया उसने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ यो कर्व भी बताओ। तो जो गॉस लॉ वो 1 नंबर का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना 2 नंबर का हो गया, 3 प्लस जो 1 नंबर का है जो आपने कर्व बनाएंगे 1 नंबर का। तो इस प्रकार वो नंबर का मार्क्स का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो याद रखना जो 6 एप्लीकेशन की है उन्होंने एक एप्लीकेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।